यह पेपर है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 जो स्पेशल एजुकेशन के तहत पेपर हुआ था। 3 जुलाई 2019 को हुआ था। पेपर अध्ययन की श्रृंखला में हम सिर्फ प्रश्न और उनके उत्तरों को देख रहे हैं, न कि व्याख्यात्मक रूप से। यदि आप इसकी पीडीएफ देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और रिवीजन के तौर पर फटाफट ट्यूशन आंसर देखना चाहते हैं तो बनी रहिए मेरे साथ। पहला प्रश्न है, रासायनिक अपक्षय का एक रूप है। सिलिका परतकण जो है वो रासायनिक अपक्षय का एक रूप है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017-18 में भारत के प्रथम 4 प्रमुख राज्यों में चना उत्पादन का सही अवरोही क्रम पूछा। इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक जो है वो 17-18 की अवधि में ये अवरोही यानी घटते हुए क्रम में रहे थे चना उत्पादन में। राजस्थान में निम्नलिखित नस्लों में कौन सी एक भेड़ की नहीं है? भेड़ की नस्ल सिरोही जो है ये भेड़ की नस्ल नहीं है। उसके अलावा मालपुरा, नाली, मगरा ये भेड़ की नस्लें हैं। अगला प्रश्न है, कपड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? यह मिलान करना है। तो डर्बी टेक्सटाइल जो है ये जोधपुर में है। मॉडर्न सिंटेक्स मॉडर्न इंडिया जो ये अलवर में है। आदित्य मिल्स लिमिटेड किशनगढ़ में है। सुदर्शन टेक्सटाइल ये कोटा में है। अगला प्रश्न है, भूकंपीय तरंगों के लिए पृथ्वी के अभ्यंतर का निम्नांकित मंडलों में कौन सा एक मंद वेग मंडल कहलाता है? दुर्बलता जो मंडल है ये मंद वेग मंडल कहलाता है। अगला प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी का निर्माण प्रधानतः उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां होते हैं उच्च तापमान एवं भारी वर्षा, वहां लेटराइट मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण नाम दिया गया है। तो यहाँ पर जो कथन कारण वाला ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए को देखते हैं, हवाएं धीमी गति से बहती हैं जब दाब प्रवणता कम होती है तो हवाएं धीमी गति से बहती है, ये सत्य है। अगला है, भारत में ज्वारीय वन उप प्रकार संबंधित हैं। तो यहाँ आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन से भारत में ज्वारीय वन उप प्रकार संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, अल नीनो के तीव्र होने का प्राय परिणाम होता है। कमजोर मानसून जो है वो अल नीनो के तीव्र होने का प्राय परिणाम होता है कमजोर मानसून। अगला प्रश्न है, घटोली गैप दर्रा राजस्थान के कौन सी पहाड़ियों में अवस्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ियों में घटोली गैप दर्रा जो है राजस्थान की पहाड़ियों में घटोली गैप दर्रा मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन से मद राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल किए जाते हैं? नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है। राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल, तो यहाँ सभी जो है राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल किए जाते हैं, जैसे बोनस हो गया, ग्रेजुएटी होगी, स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन का मूल्य हो गया, मालिक के मकान में रहने पर मकान का आरोपित किराया हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ कथन सही ऑप्शन 3 में जो है वो सही नहीं है। यदि स्थापन वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो मांग वक्र बाईं ओर विवर्तित होता है, ये सत्य नहीं है। सत्य कथनों की बात करें, पहले ऑप्शन में किसी वस्तु का मांग वक्र इस मान्यता के आधार पर बनाया जाता है कि उपभोक्ता की आय, अन्य वस्तुओं की कीमतें तथा उपभोक्ता की पसंदगी दी हुई है। अगला, यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो सामान्य वस्तु की मांग वक्र दाईं ओर विवर्तित हो जाता है। अगला, यदि उपभोक्ता की पसंदगी किसी वस्तु के पक्ष में परिवर्तित हो जाती है तो उसका मांग वक्र दाईं ओर विवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के अनुमानों से संबंधित निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ बी और सी सही दिए गए हैं। गैर कानूनी गतिविधियों से होने वाली आय को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता। स्वयं द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले घरों के आकलन मूल्य को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। अगला है, निम्न में कौन सा कथन उपभोक्ता के साम्य के बारे में गलत है? यह वह बिंदु है जहां तटस्थता वक्र के ढाल का मूल्य कीमत अनुपात ये जो है यहाँ पर उपभोक्ता के साम्य के बारे में गलत दिया गया है। उसके अलावा सही को देखें तो ऑप्शन 1 में उपभोक्ता के साम्य के बारे में यह वह बिंदु है जहां बजट रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है। यह वह बिंदु है जहां जिस दर पर उपभोक्ता एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित करने के लिए इच्छुक है का मान उस दर के बराबर है जिस दर पर उपभोक्ता एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु प्रतिस्थापित करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, एंजील का नियम बताता है कि उपभोक्ता की आय और मांगी जाने वाली मात्रा के बीच के संबंध को एंजील का नियम बताता है कि उपभोक्ता की आय और मांगी जाने वाली मात्रा के बीच के संबंध को एंजील का नियम। यदि किसी विशेष वस्तु के उत्पादन में तकनीकी प्रगति होती है तो इस कारण से पूर्ति वक्र दाहिनी तरफ विवर्तित हो जाएगा। यदि किसी विशेष वस्तु के उत्पादन में तकनीकी प्रगति होती है तो पूर्ति वक्र दाहिनी तरफ विवर्तित हो जाएगा। भारत में एक अनुसूचित बैंक वह है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। भारत में एक
अनुसूचित बैंक वह है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का नियम में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का नियमन में कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो राजकोषीय घाटा कम करना, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति नियमन में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो राजकोषीय घाटा कम करना ये भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। उसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के उद्देश्यों को देखें तो देश की वृद्धि दर को कम करना, कीमत स्थिरता और अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों का साथ जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के बारे में या मौद्रिक नीति के उद्देश्य हैं। अगला है भारत के व्यापारिक भागीदारों में शीर्ष 3 देश जिनके साथ गत 3 वर्षों 2015-16 से 17-18 के दौरान भारत का द्विपक्षीय व्यापार संतुलन ऋणात्मक था वे चीन, स्विट्जरलैंड तथा सऊदी अरब। अगला है भारत में निम्न में कौन सा राज्य सर्वाधिक निर्यात करता है? भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक निर्यात करता है? तो महाराष्ट्र जो राज्य है वो सर्वाधिक निर्यात करता है। अगला प्रश्न है मुद्रा की पूर्ति के निम्न मापों में से किस रिजर्व मुद्रा अथवा उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा अथवा आधार मुद्रा भी कहा जाता है? तो M0 को मुद्रा की पूर्ति के निम्न मापों में रिजर्व मुद्रा, उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा या आधार मुद्रा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में विनिवेश को कहा जाता है तो उसे निजीकरण कहा जाता है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में विनिवेश को निजीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण से तात्पर्य घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। वैश्वीकरण से तात्पर्य पूछा है घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। अगला है निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पहली बार गरीबी हटाओ पर बल दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ पर बल दिया गया। अगला है राजस्थान में औद्योगिकीकरण की नीति को तीव्र करने में सर्वोच्च संगठन के रूप में निम्न में कौन लागू हुआ? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग नियम जो है वो राजस्थान में औद्योगिकीकरण की नीति को तीव्र करने में सर्वोच्च संगठन के रूप में लागू हुआ। कथन ए और आर यहाँ पर दोनों सही हैं और आर जो है वो सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो भारत के आयात 2012-13 से 2016-17 के बीच करीब 107 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम हो गए। इसका मुख्य कारण कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयातों के मूल्य में हुई कमी था। अगला प्रश्न है निम्न कथनों को पढ़िए। यहाँ पर केवल कथन बी सही है तो बी को देखते हैं। देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। अगला प्रश्न है राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के लिए निम्न में कौन सी आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया? तो 8% की आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत रखा गया। निम्नलिखित विचारकों में कौन सा विचारक राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण वैचारिक अव्याख्यावाद मानता है? दांते एल जर्मिनो जो है ये राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण वैचारिक अव्याख्यावाद मानता है, दांते। अगला प्रश्न है बाड़मेर में पंचपदरा की राजस्थान रिफाइनरी के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर कथन 1 जो है सही है, यह भारत में अपनी प्रकार की पहली यानी जो पंचपदरा के बारे में, पंचपदरा पहली रिफाइनरी है जिसे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन यह मानता या मानती है कि राजनीति शक्ति संरचनात्मक संबंध है जिसमें एक समूह पर दूसरा समूह नियंत्रण करता है? केट मिलेट जो है ये मानते हैं कि राजनीति शक्ति संरचनात्मक संबंध है जिसमें एक समूह है पर दूसरा समूह नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने यह स्वीकार किया है कि एक और ईश्वर और प्रकृति के कानून और दूसरी ओर प्रथागत कानूनों से संप्रभु की शक्ति सीमित होगी? ये जया बोंदा के द्वारा बोधना। निम्नलिखित में से कौन यह दावा करता है व्यक्तिगत अधिकार व्यक्तियों के पास राजनीतिक इक्के यानी ट्रंप है? तो यहाँ रोनाल्ड ड्वोर्किन के द्वारा व्यक्तिगत अधिकार व्यक्तियों के पास राजनीतिक इक्के है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन कौन से विचारक राजनीति सिद्धांत के पाठवादी दृष्टिकोण से संबंधित हैं? पाठवादी दृष्टिकोण से तो जॉन क्लामेंटाज और एंड्रू हेकर जो है ये पाठवादी दृष्टिकोण से संबंधित हैं। इक्वलिटी इन लिबर्टी एंड जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? एंटोनी फ्ल्यू जो है ये इक्वलिटी इन लिबर्टी एंड जस्टिस पुस्तक के लेखक हैं। भारत में निम्नलिखित प्राधिकारियों संस्थाओं में राष्ट्रपतीय निर्वाचन संबंधी विवादों पर विचारण का प्राधिकार किसके पास है? भारत का उच्चतम न्यायालय के पास राष्ट्रपतीय निर्वाचन संबंधी विवादों के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय में। निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि यह अनुच्छेद 105(3) और अनुच्छेद 194(3) के उपबंध संवैधानिक कानून है? संसद यह विधानमंडलों द्वारा बनाए गए साधारण कानून नहीं है और इसलिए वे संविधान के भाग 3 जितने ही सर्वोच्च हैं। ये कहा गया था MSM
शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के उस अनुच्छेद में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने हेतु उल्लेख है। 51 का झ में भारत के संविधान के अनुच्छेद में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने हेतु 51 का झ में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विचारक यह मानता है कि न्याय सभी लोगों के लाभ के लिए समान पहुंच की आवश्यकता है? G.A. कोहेन यह मानता है कि न्याय सभी लोगों के लिए लाभ समान पहुंच की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान के आपातकालीन उपबंधों को संघ का अनन्यतम हथियार कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा भारत के संविधान के आपातकालीन उपबंधों को संघ का अनन्यतम हथियार कहा है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के उपबंधों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है? तो ये भारत का मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा जारी की जाती है। मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मत है कि पुनरुत्थानवाद और उपराष्ट्रवाद की राजनीति ने राज्य को दुविधा में डाल दिया? ये पॉल ब्रास जो हैं, इनके द्वारा मत है इनका कि पुनरुत्थानवाद और उपराष्ट्रवाद की राजनीति ने राज्य को दुविधा में डाल दिया। ये पॉल ब्रास के द्वारा मत है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वह संसद के किसी भी सदन में बोले और उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग ले। तो अनुच्छेद 88 में यह प्रावधान है कि भारत के महान्यायवादी को अधिकार वह संसद के किसी भी सदन में बोले और उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग ले, अनुच्छेद 88 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? 1998 में भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 1998 में की गई। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के संविधान में निम्नलिखित में कौन सा संशोधन भारत श्रीलंका समझौता 1987 का हिस्सा था? तो 13वां संविधान संशोधन जो श्रीलंका संविधान में 13वां संविधान संशोधन हुआ था वो भारत श्रीलंका समझौता 1987 का हिस्सा था। 13वां संशोधन श्रीलंका का पूछा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जिला परिषद सदस्य जिसे संबोधित कर 100 हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। जिला परिषद का सदस्य अपना त्याग पत्र जिला प्रमुख को देता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी न्यायपालिका में निर्वाचन हेतु न्यूनतम स्थानों या वार्डों की संख्या कितनी यथार्थ स्थिति पूछा है। 2019 के तहत ये पूछा गया था, 1 जून 2019 के तहत। तो यहाँ पर 13 दी गई है कि नगर पालिकाओं में निर्वाचन हेतु न्यूनतम वार्डों की संख्या पूछी गई थी। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य जिसमें इतिहास एवं जीवन वृत्तांत के मध्य संबंधों को विवेचित करने का प्रयास है, किसने विवेचित किया? तो सी राइट मिल्स ने विवेचित किया था। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य जीवन वृत्तांत के मध्य संबंधों, इतिहास एवं जीवन वृत्तांत के मध्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में संघ बाजार अर्थव्यवस्था शब्दावली का प्रयोग किया? तो रुडोल्फ के द्वारा संघ बाजार अर्थव्यवस्था शब्दावली का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने समाजशास्त्र को 3 शाखाओं सामाजिक आकृति विज्ञान, सामाजिक क्रिया विज्ञान और सामान्य समाजशास्त्र में विभाजित करने का प्रयास किया? तो इमाइल दुर्खिम जो है उनके द्वारा समाजशास्त्र को 3 शाखाओं में विभाजित किया, सामाजिक आकृति विज्ञान, सामाजिक क्रिया विज्ञान और सामान्य समाजशास्त्र के रूप में इन्होंने विभाजित किया था इमाइल दुर्खिम के द्वारा। ऐसे समाज जिसमें धन संग्रहण का आधार बल प्रयोग है सैन्य समाज कहलाते हैं, जिसने कहा हर्बर्ट स्पेंसर ने यह कहा था कि ऐसे समाज जिनमें धन संग्रहण का आधार बल प्रयोग है सैन्य समाज कहलाते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने समूहों को द्विक और त्रिक में वर्गीकृत किया? द्विक और त्रिक में वर्गीकृत किया जॉर्ज सिमेल ने समूहों को द्विक और त्रिक में वर्गीकृत किया था, जॉर्ज सिमेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या सामाजिक परिस्थिति के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए में सत्य नहीं है, यह मात्र संस्तरणात्मक समाज की विशेषता है, ये सामाजिक परिस्थिति के बारे में सत्य नहीं है। उसके अलावा सत्य को देखें तो यह प्रतिमान एवं मूल्यों द्वारा निर्धारित होता है। यह व्यक्ति बहुत सी परिस्थितियों का धारक हो सकता है, प्रत्येक व्यक्ति से जुड़े अधिकार एवं कर्तव्य होते हैं। अगला प्रश्न है, सूची मिलान करनी है। प्रत्यक्षवाद जो है प्रत्यक्षवाद कॉम्ट से संबंधित है। प्रत्यक्षवाद कॉम्ट साव्यवी
अनुरूपता ये स्पेंसर से संबंधित हैं। वर्सर्ट हैन ये बेवर से संबंधित है। बेवर सामाजिक तथ्य ये दुर्खीम से संबंधित है। प्रश्न है, एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। यह परिभाषा मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा है कि एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। ये मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा है। अगला प्रश्न है, जाति की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन नैसफील्ड ने किया। व्यवसायिक सिद्धांत का समर्थन जो है ये नैसफील्ड के द्वारा किया गया था। जाति की उत्पत्ति के नैसफील्ड ने व्यवसायिक सिद्धांत का समर्थन किया था। जाति की उत्पत्ति के व्यवसायिक सिद्धांत का समर्थन नैसफील्ड ने किया। अगला है, इनमें से कौन सा सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय प्रतिमान का एक उदाहरण नहीं है। कॉम्ट का 3 सत्रों के नियम का सिद्धांत जो है ये सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय प्रतिमान का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन भारतवर्ष में सांप्रदायिकता संबंधी अध्ययन से संबंधित नहीं है। भारतवर्ष में सांप्रदायिकता संबंधी अध्ययन से संबंधित नहीं है तो एसपी नगेंद्र जो है ये सांप्रदायिकता संबंधी अध्ययन से संबंधित नहीं है, एसपी नगेंद्र। उसके अलावा सांप्रदायिकता संबंधी अध्ययन से विपिन चंद्र, असगर अली इंजीनियर और मुशीरुल हसन जो हैं ये सांप्रदायिकता संबंधी अध्ययन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक पॉवर्टी एंड फेमिन्स एन एस्ले ऑन एंटाइटलमेंट एंड डिप्रिवेशन के लेखक कौन है। अमर्त्य सेन के द्वारा पॉवर्टी एंड फेमिनस एन एसे ऑन एंटाइटलमेंट एंड डिप्रिवेशन ये अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी पुस्तक है। भूमिका पुंज में भूमिका संधि योजना हेतु तरीकों के बारे में किसने लिखा है। आर के मर्टन ने लिखा है। भूमिका पुंज की भूमिका के तरीकों के बारे में संधि योजना हेतु तरीकों के बारे में आर के मर्टन ने लिखा है। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस वर्ष क्रियान्वित किया गया। 2006 में महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2006 में क्रियान्वित किया गया। अगला प्रश्न है, विवाह संतानों को जन्म देने एवं पालन पोषण से संबंधित एक संविदा है। ये बी मेलिनोव्स्की का कथन है। बी मेलिनोव्स्की ने कथन यानी कहा, विवाह संतानों को जन्म देने एवं पालन पोषण से संबंधित एक संविदा है। अगला है, परिवार को अभिविन्यास का परिवार और प्रजनन का परिवार में किसने विभाजित किया। जेपी मुर्डोक ने अभिविन्यास का परिवार और प्रजनन का परिवार में विभाजित किया। हिंदूवाद में धर्म का तात्पर्य निम्नलिखित में से प्रमुख रूप से किस पर केंद्रित है। कर्तव्य, आचरण, गुणों एवं जीवन शैली से संबंधित है। हिंदूवाद में धर्म का तात्पर्य कर्तव्य, आचरण, गुणों एवं जीवन शैली से संबंधित है। काम अवधारणा का सामूहिक प्रयोग जन्मजात अभिलाषाओं एवं चालकों की संपूर्णता को व्यक्त करता है। ये विचार पी.एच. प्रभु का है। काम अवधारणा का सामूहिक प्रयोग जन्मजात अभिलाषाओं एवं चालकों की संपूर्णता को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परीक्षण HIV रोग प्रतिकारकों को पता करने हेतु किया जाता है। एलिसा परीक्षण जो है ये HIV रोग प्रतिकारकों को पता करने हेतु एलिसा परीक्षण किया जाता है। सूची मिलान करना है। लोक प्रशासन की परिभाषा के प्रमुख तत्व और विद्वान दिए गए हैं, मिलान करना है। तो यहाँ पर जो मिलान दिए गए हैं उनमें लोक प्रशासन कानून का विस्तृत एवं क्रमबद्ध क्रियान्वयन है। तो यहाँ पर वुड्रो विल्सन जो है लोक प्रशासन कानून का विस्तृत एवं क्रमबद्ध क्रियान्वयन है। ये परिभाषा लोक प्रशासन के बारे में वुड्रो विल्सन के द्वारा दी गई। लोक प्रशासन लोक नीति का पालन या प्रवर्तन है। यह सरकार का कार्यकारी भाग है। ये M.E. डिमोक के द्वारा लोक प्रशासन सार्वजनिक प्रतिवेश में सहकारी समूहगत प्रयास हैं। ये F.A. निग्रो के द्वारा लोक प्रशासन से आशय सरकार के कार्यों को पूरा करने से है, चाहे यह एक्सरे मशीन संचालित करना हो अथवा टकसाल में सिक्के ढालना। ये फिफ्नर के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था के बारे में इनमें से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। वर्ण व्यवस्था के बारे में वेदों में यह जाति व्यवस्था को दर्शाता है। वर्ण व्यवस्था के बारे में ये सही नहीं है। उसके अलावा कथनों को देखें। ऋग्वेद में इसका तात्पर्य रंग एवं रूप से है। वर्ण व्यवस्था का ऋग्वेद में तात्पर्य रंग एवं रूप से है। मनुस्मृति में इसका तात्पर्य सामाजिक वर्ग से है। भगवत गीता में इसका तात्पर्य गुणों एवं कर्तव्यों से है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्वान लोक प्रशासन के क्षेत्र को सरकार की कार्यपालिका शाखा तक ही सीमित करते हैं। तो लुथर गुलिक जो है वो लोक प्रशासन के क्षेत्र को सरकार की कार्यपालिका शाखा तक ही सीमित करते हैं, लुथर गुलिक। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में विकास के दौरान पहचान का संकट काल रहा है। तो 1948 से 1970 का जो समय है, 1948 से 1970 का समय लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में विकास का दौरान पहचान संकट काल रहा है।
अवधारणा और विद्वानों को सम्मिलित करना है तो यहाँ पर गुड गवर्नेंस से संबंधित विद्वान को ऑसबर्न एवं गेबलर के द्वारा गुड गवर्नेंस की अवधारणा, नवीन लोक प्रशासन ड्राइवाइड वाल्डो और नवीन लोक सेवा से संबंधित विद्वान डेनहार्ट, लोकचैन सिद्धांत से संबंधित विद्वान निस्कानेन। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन को विज्ञान समतुल्य बनाने वाले विद्वान हैं। यहाँ वुड्रो विल्सन, लिडल उर्विक और लुथर गुलिक जो हैं, ये लोक प्रशासन को विज्ञान समतुल्य बनाने वाले विद्वान हैं। वुड्रो विल्सन, लिंडन उर्विक, लुथर गुलिक। अगला प्रश्न है, तार्किक निर्णय में प्रशासनिक मानव के पक्ष सर्वोत्तम विकल्प चुनने में निम्न में कौन एक बाध्य नहीं है? कंप्यूटर अनुकरण जो है वो तार्किक निर्णय में प्रशासनिक मानव के समक्ष सर्वोत्तम विकल्प चुनने में बाधा नहीं है, कंप्यूटर अनुकरण। उसके अलावा आदतें एवं प्रतिक्रियाएं, मूल्य एवं निष्ठाएं, समस्या का अति सरलीकरण, ये तार्किक निर्णय लेने में मानव के समक्ष बाधाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मनोबल को परिभाषित नहीं करता है? मनोबल को परिभाषित नहीं करता है तो व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं अपेक्षाएं जो हैं वो मनोबल को परिभाषित नहीं करते हैं। उसके अलावा मनोबल व्यक्ति की मनस्थिति एवं भावनाएं हैं। मनोबल व्यक्ति की प्रवृत्ति एवं तत्परता है। मनोबल एक टीम भावना है। मनोबल। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरण का द्विघटक सिद्धांत निम्नलिखित में किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया? अभिप्रेरण का द्विघटक सिद्धांत हर्ज़बर्ग के द्वारा अभिप्रेरण का द्विघटक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया हर्ज़बर्ग के द्वारा। अगला प्रश्न है, मंत्री तथा लोक सेवकों के मध्य विवाद की स्थिति में लोक सेवकों की सेवाएं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षित की गई? अनुच्छेद 311 के तहत मंत्री तथा लोक सेवकों के मध्य विवाद की स्थिति में लोक सेवकों की सेवाएं भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक चरण साइमन के निर्णय निर्माण प्रतिमान के अंतर्गत नहीं आता है? प्रतिक्रिया जो है ये साइमन के निर्णय निर्माण प्रतिमान के अंतर्गत नहीं आते हैं, प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रशासन में जन सहभागिता को सुनिश्चित करने का साधन नहीं है? प्रशासन में जन सहभागिता को सुनिश्चित करने का साधन नहीं है, बौद्धिक संपदा अधिकार। उसके अलावा प्रशासन में जन सहभागिता को सुनिश्चित करने वाले साधनों को देखें, वापस बुलाने का अधिकार, सूचना का अधिकार, लोक सेवा का अधिकार। अगला प्रश्न है, लोकपाल एक्ट 2013 अंतर्गत झूठी शिकायत पाए जाने पर दोष सिद्ध व्यक्ति को सजा दी जा सकेगी। यह सजा हो सकती है 1 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपए तक जुर्माना। यदि लोकपाल एक्ट 2013 के तहत झूठी शिकायत दर्ज की जाती है तो 1 वर्ष का कारावास, 1 लाख रुपए का जुर्माना। निम्नलिखित में से कौन से लोकपाल विधेयक के न्यायाधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री को भी रखा गया? लोकपाल विधेयक 1989 के तहत प्रधानमंत्री भी इसके अंतर्गत रखा गया। मंत्री और सचिव जो मंत्री लोक सेवक संबंध में आपसी तनाव के कारण निम्न में से किस युग में सचिव को नहीं बल्कि मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा था? मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा था। तो यहाँ पर जो युगम गुलजारी लाल नंदा और सचिव थे उनके इसमें LP सिंह थे, तो गुलजारी लाल नंदा को त्यागपत्र देना पड़ा था इनके इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन 4 में कथन सही नहीं है। कथन क्या है? संसदीय चुनाव में जिला कलेक्टर जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, ये सही नहीं है। उसके अलावा सही को देखें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला शब्द का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 233 में जिला शब्द का उल्लेख किया गया है। जिले में जिला कलेक्टर मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी का कार्य करता है। सन 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा जिला कलेक्टर पद का सृजन किया गया था 1772 में। अगला प्रश्न है, जिला प्रशासन में एक तहसीलदार का प्रधान कार्य होता है। जिला प्रशासन में एक तहसीलदार का प्रधान कार्य भू राजस्व प्रशासन। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक कार्य जिलाधीश द्वारा मजिस्ट्रेट के रूप में किए गए कार्यों में शामिल नहीं है? तो यहाँ कोषागार एवं उप कोषागार का पर्यवेक्षण जो है ये जिलाधीश द्वारा मजिस्ट्रेट के रूप में किए गए कार्यों में शामिल नहीं है। उसके अलावा मजिस्ट्रेट के रूप में किए गए कार्यों में कारागारों का निरीक्षण करना, दावा रहित संपत्ति को निस्तारित करने के आदेश देना और स्थानीय निकायों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण करना, ये मजिस्ट्रेट के कार्य होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य प्रशासन में जिलाधीश का प्रथम उच्च अधिकारी होता है। तो संभागीय आयुक्त जो है वो जिलाधीश का प्रथम उच्च अधिकारी संभागीय आयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, औपनिषदिक आत्मा की अवस्थाओं के ठीक
अनुक्रम का चयन करना है। यहाँ जागृत, स्वपन, सुषुप्ति और तुरिया जो है औपनिषदिक आत्मा की अवस्थाओं के अनुक्रम में दिया गया है। जागृत, स्वपन, सुषुप्ति, तुरिया। अगला प्रश्न है, सुकरात के अनुसार ज्ञान और सद्गुण के संबंध के बारे में सही नहीं है। ज्ञान और सद्गुण के संबंध में सही नहीं है। सद्गुण वहां से शुरू होता है जहां ज्ञान का अंत होता है, ये सही नहीं है। उसके अलावा सही कथनों को देखें। ज्ञान सद्गुण की दोनों अनिवार्य और पर्याप्त शर्त हैं। ज्ञान जो है वो सद्गुण की दोनों अनिवार्य और पर्याप्त शर्त हैं। ज्ञान सद्गुण है, ज्ञान सद्गुण है, ज्ञान सद्गुण युक्त कर्म सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने मुख्य सद्गुणों का वर्णन कौन से संवाद में किया? तो रिपब्लिक संवाद में प्लेटो ने सद्गुणों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, अरस्तु सद्गुण को परिभाषित ऐसे करते हैं, दो अतियों के बीच का औसत जो है वो सद्गुण है। ये अरस्तु कहते हैं कि दो अतियों के बीच का जो औसत है वो सद्गुण है, ये अरस्तु के अनुसार। अगला प्रश्न है, सुख कलन सुख मापने के लिए बनाया गया। सुख कलन है सुख मापने के लिए बनाया गया, किसका नाम इससे जुड़ा है? तो बेंथम का नाम सुख कलन सुख मापने के लिए किया गया, इनसे बेंथम का नाम जुड़ा है। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता का विकास विभिन्न चरणों में हुआ। यहाँ सही क्रम बताना है वैदिक सभ्यता का विकास। तो अनेकेश्वरवाद, बहुदेववाद और एकेश्वरवाद, फिर एक तत्ववाद। अनेकेश्वरवाद, बहुदेववाद, एकेश्वरवाद और एक तत्ववाद। अगला प्रश्न है, कांट के अनुसार निरपेक्ष और बिना शर्त शुभ क्या है? कांट के अनुसार निरपेक्ष और बिना शर्त शुभ क्या है? शुभ संकल्प। कांट के अनुसार निरपेक्ष और बिना शर्त शुभ क्या है? शुभ संकल्प। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि दंड निषेधात्मक पुरस्कार है? अरस्तु ये कहता है कि दंड निषेधात्मक पुरस्कार है। ये अरस्तु का कहना है कि दंड निषेधात्मक पुरस्कार है, अरस्तु के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, जैन द्वारा अहिंसा पर जोर तार्किक परिणाम है। सभी आत्माओं की संभाव्य समानता का जैन द्वारा अहिंसा पर जोर तार्किक परिणाम, सभी आत्माओं की संभाव्य समानता। अगला प्रश्न है, संकल्प की स्वतंत्रता नैतिकता की महत्वपूर्ण मान्यता है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मनुष्य का प्रत्येक कर्म नैतिकता की परिधि में है, ये सही नहीं है। उसके अलावा सही कथनों को देखें तो व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी ठहराना, व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी ठहराना, विभिन्न विकल्पों के बीच में चुनाव करने की अनुमति देना, अपने विवेक का उपयोग करने की अनुमति देना। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन द्वारा निर्वाण का सबसे उत्तम मार्ग है। बौद्ध दर्शन में निर्वाण का सबसे उत्तम मार्ग पूर्ण परित्याग और उपभोग के मध्य का मार्ग जो है, ये बौद्ध दर्शन द्वारा निर्माण का सबसे उत्तम मार्ग है, पूर्ण परित्याग और उपभोग के मध्य का मार्ग। अगला प्रश्न है, किसने कहा जो शुभ है उसी की मनुष्य वास्तव में इच्छा करता है? जे.एस. मिल कहते हैं कि जो शुभ है उसी की मनुष्य वास्तव में इच्छा करता है, जे.एस. मिल का कहना है। अगला प्रश्न, जो सिद्धांत यह मानता है कि परिणाम ही किसी कर्म की उचितता को निर्धारित करता है कहलाता है फल सापेक्षवादी। जो है सिद्धांत यह मानता है कि परिणाम ही किसी कर्म की उचितता को निर्धारित करता है, ये फल सापेक्षवादी सिद्धांत मानता है। अगला प्रश्न है, गीता के संदर्भ में क्या सत्य है? गीता कर्म फलों की इच्छा के बिना कर्मों के अनुष्ठान का प्रतिपादन करती है। गीता कर्म फलों की इच्छा के बिना कर्मों के अनुष्ठान का प्रतिपादन करती है गीता। अगला प्रश्न है, गांधी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो साध्य साधन को न्यायोचित ठहराना, ये गांधी के बारे में सत्य नहीं है। उसके अलावा सही कथनों को देखें, सत्य और अहिंसा ईश्वर प्राप्ति का साधन है, केवल शुभ साधनों द्वारा ही शुभ लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मानवता की सेवा से ईश्वर की सेवा होती है, ये गांधी जी के कथन सही है। अगला प्रश्न सूची मिलान करनी है। सूची मिलान करें तो निरपेक्ष आदेश जो है वो कांट से संबंधित है। ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है, ये गांधी जी से संबंधित हैं। यूडोमोनिज्म जो है ये अरस्तु से संबंधित है। कर्म, भक्ति, ज्ञान योग ये गीता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम को अतीत, वर्तमान तथा उभरते भविष्य में मनुष्य तथा उसके सामाजिक एवं भौतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? जॉन यू माइकेलिस के द्वारा दी गई। अगला प्रश्न है, NCF 2005 द्वारा नागरिक शास्त्र के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करने का प्रस्ताव दिया गया? राजनीति विज्ञान शब्द का नागरिक शास्त्र के स्थान पर
प्रयोग करने का प्रस्ताव एनसीएफ 2005 में किया गया। नागरिक शास्त्र के स्थान पर राजनीति विज्ञान। का प्रश्न है, ई.जे. सिम्पसन द्वारा किए गए शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है? मनोक्रियात्मक संबंध से संबंधित है। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान हेतु किस कथन की अनुशंसा एनसीएफ 2005 द्वारा नहीं की गई? तो विश्व के इतिहास के स्थान पर केवल भारत के समृद्ध एवं विविध अतीत को पढ़ाया जाना चाहिए, ये अनुशंसा एनसीएफ 2005 द्वारा नहीं की गई। उसके अलावा एनसीएफ 2005 में की गई अनुशंसा को देखें तो विद्यार्थियों में राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों की गहरी समझ बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के प्रति आलोचनात्मक परख विकसित करने हेतु भूगोल पढ़ाया जाना चाहिए। राजनीति विज्ञान में भारतीय संविधान के दार्शनिक आधारों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अष्टांग योग में समाधि है। अष्टांग योग में समाधि जो है वो विषय और विषयी के अभेद के अनुभव की अवस्था है। अगला प्रश्न है, किसी संप्रत्यय को विवेचित करने की योग्यता का विशिष्टीकरण संज्ञानात्मक पक्ष के कौन से घटक अंतर्गत आता है? ये अवबोध के अंतर्गत आता है। किसी संप्रत्यय को विवेचित करने की योग्यता का विशिष्टीकरण संज्ञानात्मक पक्ष के कौन से घटक के अंतर्गत आता है? अवबोध के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना कक्षा में व्यवहारिक रूप से निष्पादित गतिविधियों का एक लिखित रूप है? तो दैनिक पाठ योजना जो है वो व्यवहारिक रूप से निष्पादित गतिविधियों का एक लिखित रूप है, दैनिक पाठ योजना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षण व्यूहरचना जिसमें ग्राफिकल उपकरणों का उपयोग विद्यार्थियों को किसी विषय के ज्ञान को व्यवस्थित एवं निरूपित करने में सहायता देने के लिए किया जाता है कहलाती है? संकल्पना मानचित्र कहलाती है। किलपैट्रिक ने प्रायोजना पद्धति में मूलतः कितने प्रकार की प्रायोजना बताई है? तो किलपैट्रिक ने प्रायोजना पद्धति में मूलतः 4 प्रकार की प्रायोजना बताई है। ब्लूम की वर्गीकी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? तो प्रचरण जो है वो भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। उसके अलावा भावात्मक पक्ष से संबंधित देखें तो ब्लूम की वर्गीकी के अनुसार आग्रह, प्रतिक्रिया और व्यवस्थापन जो है ये भावात्मक पक्ष हैं। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट पद्धति निम्नलिखित में से किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? तो ये प्रयोजनवाद से आधारित है या प्रयोजनवाद पर आधारित है। प्रोजेक्ट पद्धति ये प्रयोजनवाद विचारधारा पर आधारित है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए.एफ. ओसबर्न को मस्तिष्क उद्वेलन पद्धति को प्रचलित करने का श्रेय दिया जाता है। औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह योजना किस शिक्षण विधि के रूप हैं? ये सामाजिक अभिव्यक्ति के रूप हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह योजना ये सामाजिक अभिव्यक्ति के शिक्षण रूप विधि रूप हैं। इनमें से कौन सी एक अच्छे परीक्षण की तकनीकी की विशेषता नहीं है? व्यक्तिनिष्ठता जो है ये एक अच्छे परीक्षण की तकनीकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, मानचित्र का कौन सा प्रकार सांस्कृतिक मानचित्रों में सम्मिलित नहीं है? भूगर्भिक मानचित्र जो है ये मानचित्र के सांस्कृतिक मानचित्रों में सम्मिलित नहीं है। उसके अलावा सांस्कृतिक मानचित्रों में अगर बात करें तो राजनीतिक मानचित्र सांस्कृतिक मानचित्रों में है, जनसंख्या मानचित्र सांस्कृतिक मानचित्रों में है और आर्थिक मानचित्र ये सांस्कृतिक मानचित्रों के अंतर्गत हैं। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट के पाठ योजना के पंचपदीय उपागम का क्रम नहीं है। हर्बर्ट की पाठ योजना के पंचपदीय उपागम का क्रम नहीं है। ऑप्शन 4 में जो तैयारी क्रम है पूछा है, सही क्रम पूछा है, हर्बर्ट के पाठ योजना के पंचपदीय उपागम का सही क्रम पूछा है तो यहाँ तैयारी, प्रस्तुतिकरण, साहचर्य, सामान्यकरण और अनुप्रयोग जो है ये हर्बर्ट की पाठ योजना के पंचपदीय उपागम का सही क्रम है। तैयारी, प्रस्तुतिकरण, साहचर्य, सामान्यकरण और अनुप्रयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता नहीं है? तो यह सिद्धांतों एवं नियमों के निर्माण से संबंधित है। ये क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता की बात करें तो यह तात्कालिक समस्याओं एवं उनके समाधान पर केंद्रित होते हैं। इनका लक्ष्य क्रियाओं एवं कार्य स्थितियों में सुधार करना होता है। आधारभूत अनुसाधनों की तुलना में इनमें कम श्रम और संसाधन एवं वित्त शामिल होते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं हैं। निबंधात्मक प्रश्नों के लिए क्या सही है? यहाँ अभिव्यक्ति के अवसर निबंधात्मक प्रश्नों में मिलते हैं। लेखन कौशल का मूल्यांकन जो है निबंधात्मक प्रश्नों से लेखन कौशल का मूल्यांकन होता है। अगला प्रश्न है, संरचित, असंरचित एवं अर्धसंरचित निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन तकनीक के प्रकार हैं? ये साक्षात्कार तकनीक के प्रकार हैं। संरचित, असंरचित और अर्धसंरचित ये साक्षात्कार तकनीक के प्रकार हैं। यहाँ युग्म सही नहीं है। ऑप्शन 4 में प्रत्याविज्ञान प्रकार के जो प्रश्न हैं ये युग्म सही नहीं है। उसके अलावा निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। लघुत्रात्मक प्रकार के प्रश्न शब्द सीमा में होते हैं। शिक्षक निर्मित परीक्षण
निकष संदर्भित परीक्षण होते हैं। अगला प्रश्न है, एडगर डेल के सर्वदृश्य साधनों के अनुभव शंकु द्वारा किए गए वर्गीकरण में सबसे उच्चतम अनुभव कौन सा है? प्रत्यक्ष प्रयोजनपूर्ण अनुभव जो है एडगर डेल के सर्वदृश्य साधनों के अनुभव शंकु द्वारा किए गए वर्गीकरण में सबसे उच्चतम अनुभव है प्रत्यक्ष प्रयोजनपूर्ण अनुभव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वैदिक देवता वृत्रहंता के रूप में ज्ञात है? इंद्र जो है वो वृत्रहंता के रूप में ज्ञात है। वैदिक देवता वृत्रहंता के रूप में इंद्र को जाना जाता है। अशोक का कौन सा अभिलेख कलिंग युद्ध के विषय में बताता है? अशोक का 13वां अभिलेख जो है ये कलिंग युद्ध के बारे में बताता है। निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मध्वाचार्य जो है यहाँ पर ऑप्शन 1 में ये सुमेलित नहीं है। उसके अलावा निम्बार्काचार्य द्वैता द्वैतवाद से संबंधित हैं, वल्लभाचार्य शुद्धा द्वैतवाद से संबंधित हैं, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, संत कबीरदास की वाणी पद का संग्रह कहलाता है। ये बीजक कहलाते हैं। कबीरदास की जो वाणी है ये बीजक कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त ने किसके प्रति कन्या उपायन की नीति अपनाई थी? तो विदेशी शासकों के प्रति समुद्रगुप्त ने कन्या उपायन की नीति अपनाई थी। विदेशी शासकों के प्रति कन्या उपायन की नीति समुद्रगुप्त द्वारा विदेशी शासकों के प्रति अपनाई थी। पूर्व संचित कर्मों के विनाश की प्रक्रिया को जैन धर्म में कहा जाता है, उसे निर्जरा कहा जाता है। जब पूर्व संचित कर्मों का विनाश की प्रक्रिया जैन धर्म में निर्जरा कहलाती है। अगला प्रश्न है, कादरी सिलसिला किसने प्रारंभ किया? कादरी सिलसिले का प्रारंभ शेख अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा कादरी सिलसिले को प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के किस स्थल से समुद्री बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो सुतकेंदोर जो है यहाँ पर समुद्री बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, तौहीद का क्या अर्थ है? तौहीद का अर्थ है यह आस्था की ईश्वर एक है। यह आस्था की ईश्वर एक है। यहाँ तौहीद का अर्थ है कि यह आस्था की ईश्वर एक है। यहाँ तौहीद। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। अगला प्रश्न, वंशबदारी व्यवस्था में दुअस्पा सिंह अस्पा का नियम किस मुगल सम्राट द्वारा लागू किया गया? जहांगीर द्वारा। वंशबदारी व्यवस्था में दुअस्पा सिंह अस्पा का नियम जहांगीर के समय लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया? जार अलेक्जेंडर तृतीय द्वारा एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा जॉर्ज अलेक्जेंडर तृतीय द्वारा दिया गया था। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा जार अलेक्जेंडर तृतीय द्वारा दिया गया। दी इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी थी? विनायक दामोदर सावरकर द्वारा दी इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है, डाक व्यवस्था की नींव किस शासक ने रखी? डाक व्यवस्था की नींव शेरशाह सूरी द्वारा। डाक व्यवस्था की नींव किस शासक ने रखी? शेरशाह सूरी द्वारा डाक व्यवस्था की नींव रखी गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन 4 में सैयद हैदर रजा भारत में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, ये सही नहीं है। उसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम स्वदेशी आंदोलन से संबंधित सत्य कथनों को देखें। 1907 में सूरत विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन को कमजोर किया। गणपति एवं शिवाजी उत्सव आंदोलन का माध्यम बने। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत रविंद्रनाथ का अमार सोनार बांग्ला था। अमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, सीधी कार्यवाही दिवस किस दल से संबंधित है? तो ये मुस्लिम लीग से संबंधित है। सीधी कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के परिक्रमण का कौन सा प्रभाव नहीं है? सूर्योदय, दोपहर और सूर्यास्त का होना ये पृथ्वी के परिक्रमण का प्रभाव नहीं है। उसके अलावा पृथ्वी के परिक्रमण के कारण दिन और रात की अवधि बनती है। जब पृथ्वी के परिक्रमण के कारण दिन और रात की अवधि बनती है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है, हवाओं की पेटियों का खिसकना पृथ्वी के परिक्रमण के द्वारा होता है, लेकिन सूर्योदय, दोपहर और सूर्यास्त ये पृथ्वी के परिक्रमण के कारण नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित सेल नहीं है? बेसाल्ट सेल जो है ये कायांतरिक सेल नहीं है। उसके अलावा शिस्ट, संगमरमर और क्वार्टर जो है ये कायांतरिक सेल होती हैं। महासागरीय धाराएं और प्रकृति दी गई है, ये सुमलित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 में कैलिफोर्निया ये सुमलित नहीं दी गई है। उसके अलावा कन्नारी शीत यानी ठंडी हवाएं हैं। कन्नारी में महासागरीय धाराएं ठंडी धाराएं हैं। अंगुलहास जो है ये गर्म धाराएं हैं और हेम्बोल्ट जो है पेरू की हेम्बोल्ट ये शीत धाराएं हैं। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी?
तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लॉर्ड डफरिन थे वाइसराय। अगला प्रश्न है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स यानी भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स भेल के प्रमुख संयंत्र हैं भोपाल, तिरुचिरापल्ली और हरिद्वार। अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में सर्वाधिक और न्यूनतम महिला साक्षरता दर है? तो कोटा और जालौर में सर्वाधिक जो साक्षरता दर है कोटा में, और न्यूनतम महिला साक्षरता दर है जालौर में। अगला प्रश्न है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार टोंक, जयपुर और दौसा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ CWG प्रकार की जलवायु टोंक, जयपुर, दौसा में कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ स्थित है? बीकानेर में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर जो है बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है फंडी की खाड़ी में, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है फंडी की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन। तो यहाँ पर ए और बी सही दिए गए हैं। कयाल मालाबार तट की विशिष्ट आकृतियां हैं। गारो और खासी की पहाड़ियां मेघालय पठार पर स्थित हैं। गारो और खासी मेघालय पठार पर स्थित हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा सामाजिक विज्ञान विषय में। यदि आप PDF देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।